तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग मगध राज्य के उत्थान के बारे में यानी उत्कर्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा कि 16 महाजनपदों में मेरे प्यारे साथियों मगध ही एक ऐसा महाजनपद था जो कि सबसे शक्तिशाली और सबसे जाना पहचाना साम्राज्य था। ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 या बीपीएससी एईडीओ या तमाम एग्जाम को कवर करते हैं तो इस वीडियो को आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि 100% जितने भी हमने डाटा इसमें से कलेक्ट किए हैं वो एनसीईआरटी बुक से कलेक्ट किए हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप लोगों को इसके लिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि मगध में कौन कौन से वंश आए हैं शासन करने। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, देख सकते हैं। वो ट्रिक है हसीन मोर। जी हाँ, हसीन मोर है। आपको पता होगा ह से हर्यक वंश, तो मगध पे सबसे पहले कौन आया है? हर्यक वंश आया है। उसके बाद सी से शिशुनाग वंश आया है। न से नंद वंश आया है। मोर से मौर्य वंश आया है। तो आपको पता होगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये इसके सीक्वेंस हैं। अब हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है कि हर्यक वंश में कितने मतलब शासक आए हैं, शिशुनाग वंश में कितने शासक आए हैं, नंद वंश में कितने शासक आए हैं और मौर्य वंश में कितने शासक आए हैं। तो इन सब चीज़ों को भी पढ़ना होगा। अब मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर्यक वंश का जो सबसे पहला जो राजा था वो था बिंबिसार। ठीक है। तो हर्यक वंश में सबसे पहला राजा को हम लोग बिंबिसार को पढ़ेंगे, जो प्रारंभिक राजा था हर्यक वंश का। उसके बाद हम लोग अजातशत्रु को देखेंगे। उसके बाद हम लोग उदयन को देखेंगे। उसके बाद जो हर्यक वंश का अंतिम राजा होगा वो आपका नागदशक को देखेंगे। ठीक है। तो इन सब शासकों को देखने के बाद हम लोग एक नए वंश में आएंगे और वो नया वंश होगा शिशुनाग वंश। और मेरे प्यारे साथियों, शिशुनाग वंश का प्रथम जो राजा होगा वो शिशुनाग होगा। ठीक है। उसके बाद आएगा कालाशोक। उसके बाद अंतिम जो आएगा शिशुनाग वंश में वो आएगा नंदीवर्धन। जी हाँ, नंदीवर्धन आएगा। उसके बाद एक नया वंश का उत्थान होगा और उस वंश को हम लोग कहेंगे नंद वंश। जी हाँ, नंद वंश कहेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, उसमें आप लोगों को दो राजाओं को पढ़ना है। एक आपको महापद्म नंद जो कि संस्थापक था, और उसके बाद आपका घनानंद जो कि महापद्म नंद का ही बेटा था। ठीक है। महापद्म नंद के 8 बेटे थे, जिसमें से घनानंद भी एक था जो कि मगध में शासन करने आया था और बहुत ही क्रूर शासक था। अब हम लोग बिंबिसार से शुरू करते हुए चलते हैं, पूरे सिलसिला को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग इसको कवर करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि बिंबिसार मेरे प्यारे साथियों अपनी जो राजधानी बनाया था, राजधानी वो राजगृह को बनाया था। ठीक है। और बिंबिसार पहला राजा था जो, देखिए, राजगृह का मतलब होता है राजा का घर, इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन बिंबिसार एक पहला राजा था, पहला शासक था जो अपने सेना में अस्थाई सेना को रखा था। अस्थाई सेना रखने वाला पहला शासक हर्यक वंश का ही था बिंबिसार। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिंबिसार वो वैसा शासक था जो अपनी राज्य की स्थिति जो है, अपनी स्थिति जो है वैवाहिक संबंधों द्वारा मजबूत किया था। यानी जहाँ भी उसको डर लगता था वहाँ अपना विवाह कर लेता था। मेरे प्यारे साथियों, सबसे विवाह पहले वो कहाँ किया पता है? सबसे विवाह पहले वो किया था वज्जी, जो कि अभी वैशाली में है। वज्जी की राजकुमारी चेलना से विवाह किया था। जी हाँ, वज्जी की राजकुमारी चेलना से विवाह किया था। उसके बाद वो कौशल की राजकुमारी कोसला देवी से विवाह किया था, जिसमें बिंबिसार को दहेज में काशी मिला था, दहेज में, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद वो पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से विवाह करता है। ठीक है। तो पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से विवाह करता है। उसके बाद आपको पता होगा अंग के राजा को, जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। जी हाँ, तो अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हत्या कर देता है बिंबिसार, और हत्या करने के बाद अंग को मगध साम्राज्य में मिला लेता है। और उसके बाद पता है आपको, अंग को जब मगध साम्राज्य में मिला लेता है तो अंग को दे देता है किसको शासन करने के लिए? तो अपना बेटा अजातशत्रु को उपराजा वहां का बना देता है। ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही आप लोग एक फेमस क्वेश्चन सुनते होंगे कि जीवक जीवक जीवक। तो जीवक जो था वो बिंबिसार के राज दरबार का ही एक राजवैद्य हुआ करता था। तो जीवक एक तरह से समझिए कि बिंबिसार के यहाँ डॉक्टरी का काम करता था, यानी जीवक राजवैद्य था। और एक बात की दिलचस्प बात है कि अवंती, जो कि आप मध्य प्रदेश में देखते हैं, अवंती के राजा थे जिनका नाम था चंड प्रघोत। जी हाँ, तो अवंती के राजा जिनका नाम था चंड प्रघोत, उनको पीलिया नाम की बीमारी हो गई थी।
तो उनके पीलिया नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था और जीवक जाकर के वहाँ उसको सही किया था। तो वहाँ से भी स्थिति मजबूत होते चला गया। उसके बाद आपको पता होगा कि बिंबिसार की हत्या उसके ही बेटे के हाथों हो गया, जिसका नाम था अजातशत्रु। यानी अजातशत्रु अपने बाबूजी बिंबिसार की हत्या कर देते हैं, जिस कारण अजातशत्रु को पितृहंता या कुनिक के नाम से जाना जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब बताइए, अब मेरे प्यारे साथियों एक नया आएगा शासक मगध पे राज करने, और उस शासक का नाम क्या होगा? अजातशत्रु। क्या होगा? अजातशत्रु होगा। आपको पता होगा कि अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना सैनिक छावनी के रूप में किया है। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया है? तो अजातशत्रु ने किया है, लेकिन उस सैनिक छावनी के रूप में इस्तेमाल किया था, राजधानी के रूप में नहीं, नगर के रूप में नहीं। ठीक है, तो गंगा और सोन के नदी पे किया था अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना सैनिक छावनी के रूप में, क्योंकि उसको डर था, क्योंकि अपने पिताजी को मारा था। तो वैशाली आपको वज्जी और उधर कोसल से उसको मतलब काशी वगैरह से डर लगने लगा था, कहीं ना कहीं उसके ऊपर अटैक हो जाए। तो इसीलिए सोन और गंगा के संगम पर वो अपनी सैनिक छावनी को बनाया था। ठीक है, उसके बाद एक बात और याद रखना है कि अजातशत्रु के ही समय में मेरे प्यारे साथियों गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और पहला जो बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था वो अजातशत्रु ही था, 483 ईसा पूर्व में। कब करवाया था? 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में करवाया गया था अजातशत्रु के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि अजातशत्रु ने वज्जी और अंग को जीतने के लिए रथ मुसल और महाशिलाकंटक हथियार का प्रयोग किया था। मेरे प्यारे साथियों, आज के जैसे जो हथियार होते हैं उसमें जो तोप होते हैं उसमें मिसाइल वगैरह छोड़े जाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों उस समय जो अजातशत्रु ने एक नया हथियार बनाया था रथ मुसल, तो रथ वाला और मुसल, मुसल मतलब महाशिलाकंटक। तो देखिए ये तो जो थे वो पत्थर को भीगने का काम करते थे। ठीक है, तो सॉरी, तो पत्थर को भीगने वाला एक मशीन बनाया था। उसके बाद उसको भी हत्या कर दिया गया है। उदयन आता है। अब नया शासक कौन आया है मगध पे? उदयन आता है। मेरे प्यारे साथियों उदयन जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया है। कहाँ बनाया है? पाटलिपुत्र को बनाया है, और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा गया है। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा किया गया है। हर्यक वंश का अंतिम जो राजा है मेरे प्यारे साथियों वो नागदशक है, और जिसकी हत्या मेरे प्यारे साथियों हत्या शिशुनाग ने कर दिया है, और एक नया वंश आया है मगध पे जिसका नाम है शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक आपको पता होगा शिशुनाग। कौन थे संस्थापक? शिशुनाग था। अब हम लोग शिशुनाग वंश को पढ़ने वाले हैं। देखिए शिशुनाग वंश का जो राजा था या संस्थापक वो शिशुनाग था। ठीक है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया है? तो वैशाली में बनाया है। शिशुनाग कहाँ बनाया है? वैशाली में बनाया है। शिशुनाग कोसल और काशी क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो शिशुनाग से ज़्यादा नहीं बल्कि इसकी राजधानी को याद रखिएगा। उसके बाद आपको पता है एक नया शासक आता है मगध पे जिसका नाम है कालाशोक। अब मेरे प्यारे साथियों कालाशोक जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। ठीक है, और कालाशोक के समय में ही गौतम बुद्ध के मरे हुए 100 वर्ष पूरा हो गए थे, और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जब 100 वर्ष पूरा हो गए थे मरे हुए, तो कालाशोक का शासन था मगध पे। इसीलिए कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। तो पूछता है कहाँ करवाया था? तो वैशाली में करवाया था। कहाँ करवाया था? वैशाली में करवाया था। तो इसको याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु ने राजगृह में करवाया था, और द्वितीय बौद्ध संगीति 100 वर्ष पूरा हो गए थे कालाशोक के समय, तो कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में करवाया 383 ईसा पूर्व में। उसके बाद आपको पता होगा कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने किया, और एक नया वंश आया है जिस वंश का नाम है नंद वंश। अब नंद वंश में मेरे प्यारे साथियों 2 शासक आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक शासक का नाम होगा महापद्म नंद, जो कि नंद वंश का संस्थापक भी होगा। तो नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो महापद्म नंद होगा। उसके बाद महापद्म नंद जो था मेरे प्यारे साथियों पहला गैर क्षत्रिय शासक था, और एक उपाधि धारण कर लिया था सर्व छत्रांक की। तो पूछेगा सर्व छत्रांक की उपाधि निम्न में से कौन धारण किया है? तो महापद्म नंद ही धारण किया है। सर्व छत्रांक का मतलब क्या होता है? क्षत्रियों को नाश करने वाला, क्षत्रियों को नाश करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय शासक ये था, इसको याद रखिएगा।
महापद्म नंद ने मेरे प्यारे साथियों एक और उपाधि धारण किया है, एक राट और एक छत्र का भी उपाधि धारण किया है। ठीक है, महापद्म नंद ने कलिंग को भी जीत लिया था, इसको भी याद रखिएगा। और नंद वंश का जो अंतिम शासक होता है, अंतिम राजा, उसका नाम होता है घनानंद। क्या नाम होता है? घनानंद नाम होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत क्रूर शासक था। अब हम लोग मगध में घनानंद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आपको पता होगा कि घनानंद नंद वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चूंकि इसलिए प्रतापी कह रहे हैं क्योंकि घनानंद के समय में ही विश्व विजेता जो सिकंदर था, भारत पे आक्रमण करने आया था। कब? तो मेरे प्यारे साथियों 326 ईसा पूर्व में करने आया था। कब करने आया था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है, जिसको हम लोग अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं, वो मगध पे आक्रमण करने आया था, यानी भारत पे आक्रमण करने आया था। और मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि घनानंद का उस समय मगध पे शासन चल रहा था। ठीक है, सिकंदर के पिता का नाम पूछता है तो सिकंदर के पिता का नाम याद रखिएगा, लुई फिलिप नाम था। ठीक है, सिकंदर के साथ पोरस के साथ युद्ध होता है। जब मेरे प्यारे साथियों सिकंदर सबसे पहले भारत पे आक्रमण करने आया है, तो शुरू में उसको सबसे पहला युद्ध जो करना पड़ा है वो पोरस के राजा के साथ करना पड़ा है। और कहा जाता है कि पोरस और सिकंदर के बीच मेरे प्यारे साथियों झेलम नदी के तट पर युद्ध होता है, जिसको हम लोग वितिस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। और इसमें पोरस, राजा पोरस की हार होती है और सिकंदर जीत जाता है। तो सिकंदर मेरे प्यारे साथियों बोलता है अपने सैनिकों को कि इसे जो है, यानी पोरस को है, राजा पोरस को मेरे दरबार में सुबह मेरे प्यार हाजिरी लगाना। ठीक है, तो सुबह जब ले जाया जाता है तो यहाँ पे सिकंदर के सामने जो पोरस के राजा हैं, हारे हुए हैं, फिर भी डट कर के मुकाबला करते हैं। सिकंदर पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या सजा दिया जाए, लेकिन पोरस बोलता है कि देखिए हमें वही सजा दिया जाए क्योंकि हम भी राजा हैं, आप भी राजा हैं, तो हमें उसी प्रकार से ट्रीट कीजिए जो एक राजा एक दूसरे राजा के साथ करता है। ठीक है, और बहुत ही चीज़ें हुई थी, बहस हुई थी, जिसमें सिकंदर वहाँ पे कहता है कि देखिए हमने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, बहुत सारे राजाओं के साथ युद्ध लड़े हैं, तो राजा या तो गिड़गिड़ाते हुए हमारे चरणों में हार मान लेता था, या उसको हम हरा देते थे तो बिल्कुल हार मान जाता था और झुक जाता था। लेकिन पहला राजा हम पोरस देखें जो कि हारने के बाद भी डटा हुआ है, छाती तान करके हमसे क्वेश्चन और आंसर कर रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इसकी बहादुरी से खुश होते हैं और हम इसको जो है इस पोरस को जीतने के बाद भी हम इसको दान दे देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कि जब सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हो रहा था, तो सिकंदर का उस युद्ध में एक घोड़ा मारा गया था, बहुत ही प्रिय घोड़ा था, जिस घोड़ा का नाम बू-केफला होता है, यानी बऊ-केफला, याद रखिएगा। सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा है बऊ-केफला मारा गया था। किसके युद्ध में? तो हाइडेस्पीज या वितिस्ता के युद्ध में, तो इसको भी याद रखना है। तो जीतने के बाद भी सिकंदर जो है पोरस को दे देता है और सिकंदर केवल अपने जीते हुए क्षेत्र पर 2 शहरों का निर्माण करवाता है। एक आपका बुकाफेला और एक निकाइया, 2 शहर है। ठीक है? उसके बाद आपको पता होगा सिकंदर की सेना जो है वो अब मगध पे आक्रमण करने वाली थी सुबह। ठीक है, उससे पहले वो फीडबैक ले रही थी आसपास के गांव मोहल्लों से, लेकिन आपको पता होगा कि गांव मोहल्ले वाले जो हैं वो भड़का देते हैं कि भैया मगध इतना आसान नहीं होगा जितना जितना आप पोरस को समझ रहे हैं, क्योंकि मगध में सेना, हाथियों का सेना ज़्यादा है, आप लोग हाथी से कुचल कर ही मारे जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात कि नदी भी पार नहीं कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो जितने भी सेना थे वो भड़क चुके थे। जब सिकंदर सुबह सेना को कहता है कि चलो अब हम मगध पे आक्रमण करते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों होता क्या है कि सिकंदर की सेना जो है ब्यास नदी को ही पार करने से मना कर देती है। अब होगा क्या? जब सेना ही सिकंदर का साथ नहीं दे रही है, तो सिकंदर का भी मन विचलित होता है और वो सोचता है कि चलो अब हम लोग बहुत जीत लिए, अब हम लोग इसको छोड़ के चलते हैं अपना देश। ठीक है, तो उसके बाद सिकंदर अपनी सेना के साथ वापस मेरे प्यारे साथियों सेना के साथ लौटता है, जहाँ सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो जाता है बेबीलोन में। तो याद रखिएगा कि बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में आया था, 326 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण करने, लेकिन 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको पता होगा कि जब सिकंदर लौट जाता है तो मगध पे जो शासन कर रहा था धनानंद, अब इसका मनोबल और बढ़ जाता है कि देखो जो अपने आप को विश्व विजेता कहता था, उस वो मेरे डर से भाग गया, वो हमसे युद्ध नहीं लड़ा। तो उसके बाद होता क्या है कि लेकिन एक बात की उसको ज़रूर चिंता थी कि आखिर मगध के बारे में बताया कौन? तो उस समय जहाँ पे पोरस के साथ लड़ाई हुआ था, उस समय तक्षशिला में मेरे प्यारे साथियों एक बात होगा कि एक पंडित जी ब्राह्मण थे जिनका गोत्र था कौटिल्य, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। तो उनको लगा
कि घनानंद को लगा कि कहीं न कहीं वही कौटिल्य जो है विष्णुगुप्त चाणक्य जो है मेरे मगध के बारे में बताया कि आक्रमण करो, इसलिए सिकंदर आया था। ठीक है, लौट गया बात अलग था। तो इसका बदला लेने के लिए वो एक भोज का आयोजन करता है और उस भोज में चाणक्य को भी बुलाया जाता है और चाणक्य को मेरे प्यारे साथियों क्या किया जाता है, तो चाणक्य को बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है, उस भरी सभा में बेइज्जत किया जाता है। तो उसके बाद होता क्या है कि चाणक्य भी वहीं पे एक प्रण ठान लेते हैं कि घनानंद जब तक तुम्हें हम इस मगध की राजसत्ता से हटा नहीं देंगे तब तक हम अपनी शिखा को नहीं बांधेंगे। और वहीं पे मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि चाणक्य जो है तलाश में मतलब एक बालक के होते हैं अपनी कूटनीतिज्ञ के माध्यम से और चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से घनानंद को मगध की राजसत्ती से क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब एक नया वंश का उदय होता है मगध पे, जिस वंश को हम लोग मौर्य वंश के नाम से जानेंगे। और मौर्य वंश मेरे प्यारे साथियों इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। ठीक है, देखिए कौटिल्य, देखिए आपको पता होगा कि संस्थापक, और आपको अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य को लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य में मेरे प्यारे साथियों मौर्य वंश में कितने शासक ने यहाँ पे आए हैं तो देख लीजिए इसको भी। तो मौर्य वंश में सबसे पहला संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों बिंदुसार उसका बेटा है, उसके बाद उसका बेटा अशोक, उसके बाद कुणाल, उसके बाद दशरथ और उसके बाद बृहद्रथ। यानी अंतिम जो चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश का अंतिम जो राजा है वो है बृहद्रथ। अब इस सब को हम लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। यानी पहला कौन है, बिंदुसार, ठीक है सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद कुणाल, उसके बाद दशरथ और लास्ट में बृहद्रथ। अंतिम राजा बृहद्रथ था। अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बिल्कुल अच्छा से पढ़ेंगे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता होगा कि जब जो चंद्रगुप्त मौर्य है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और एक बार की बात है कि सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था, चूंकि सिकंदर चला गया था लेकिन उसका सेनापति वहीं पे रह गया था। क्योंकि सिकंदर जो है 2 क्षेत्रों को जीता था इसलिए उसका सेनापति भी वहां रह गया था। सेल्यूकस निकेटर उसका नाम था। क्या नाम था, सेल्यूकस निकेटर। अब चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर सेल्यूकस निकेटर का यानी मगध के ऊपर, मौर्य वंश के ऊपर, मगध के ऊपर एक बात बोलिए तो सेल्यूकस निकेटर आक्रमण करता है। वो सोचता है कि देखिए जो काम हमारे गुरु सिकंदर नहीं कर पाए, अगर हम उस काम को कर दें तो हमारा नाम होगा। कि जो विश्व विजेता नहीं कर पाया, मगध को नहीं जीत पाया, वो उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर जीत लिया। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन प्रणाली थे या जो भी मगध थे उस पे सेल्यूकस निकेटर आक्रमण कर देता है और जीत नहीं पाता है। फिर भी वो अपना राज्य में वापस, जब चंद्रगुप्त मौर्य वहां जाते हैं तो सेल्यूकस निकेटर हार मान जाता है और बोलता है मेरे प्यारे साथियों क्या, कि बस 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 हम आपकी बहादुरी देखना चाहते हैं क्योंकि हमारी एक बेटी है जिसका नाम है हेलना। हम इसके लिए एक लड़का खोज रहे थे और योग्य लड़का आप ही हैं। आप हमारी बेटी हेलना से विवाह कर लीजिए। तो वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य को हेलना से विवाह करना होता है और कर लेते हैं और बदले में सेल्यूकस निकेटर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र को दे देता है, चंद्रगुप्त मौर्य को दान दे देता है दहेज के रूप में। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है वो हिंदकुश पर्वत तक पहुंच चुका है। कहाँ तक, हिंदकुश पर्वत तक पहुंच चुका है। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था और उसकी बेटी हेलना थी जिसका विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। उसके बाद आपको पता होगा कि विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मेरे प्यारे साथियों सारा चीज बताया गया है। उसके बाद आपको पता होगा कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज, पाटलिपुत्र आया था। क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हिलना का विवाह करता है तो अपना एक राजदूत भी भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के महल में कि जाके देखिएगा, पूरा लिखेगा वृतांत, आके बताएगा कि हमने बहुत बड़े घराने में शादी किया है। तो इस तरह से सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्र आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेरे प्यारे साथियों मेगास्थनीज का एक पुस्तक भी था जिसका नाम है इंडिका, जो कि पूछा भी जाता है। तो मेगास्थनीज ने एक इंडिका नामक पुस्तक लिखा था जिसमें
चंद्रगुप्त मौर्य के निवास स्थान के बारे में बताया गया है। और उसके बाद आपको पता होगा कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के महल को देखता है सेल्यूकस निकेटर सॉरी मेगास्थनीज, तो बिल्कुल भी वो तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये कोई महल जो है ना, ये मानव निर्मित नहीं हो सकता है, बल्कि ये देव निर्मित है, भगवान के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि मेगास्थनीज बहुत सारे राजाओं के महलों को देख देख चुका था पहले। सूसा का महल, एक बटाना का महल, वो सब देखता है और बोलता है कि देखिए ये जो महल है चंद्रगुप्त मौर्य का, ये सूसा और एक बटाना के भी महल से भी क्या है, बड़ा है। तो ये देव निर्मित बताया था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य मेरे प्यारे साथियों आपको पता है कि बाद में जैन धर्म को क्या कर लिए थे, तो ग्रहण कर लिए थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक में जैन धर्म में एक विधि होता है प्राण त्यागने को, जिसको हम लोग संलेखन विधि कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है कर्नाटक के सरवनबेलगोला में, जी हाँ, कर्नाटक के सरवनबेलगोला में संलेखन विधि से अपना प्राण त्याग दिए हैं। उसके बाद उनका एक बेटा आता है शासन करने मगध पे, मौर्य वंश का, वो बिंदुसार होता है। कौन होता है? बिंदुसार। लेकिन बिंदुसार आप सोच रहे होंगे कि क्या हेलना का बेटा है? नहीं मेरे प्यारे साथियों, हेलना का बेटा नहीं है, बल्कि एक दुर्धरा का बेटा है। ठीक है, दुर्धरा जो कि घनानंद की बेटी थी, उससे भी विवाह किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ दुर्धरा जो है मेरे प्यारे साथियों, दुर्धरा से जो बालक हुआ था उसका नाम रखा गया था बिंदुसार। अब बिंदुसार नाम रखने के कारण था पीछे, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जो है विश्व पुरुष बना रहे थे। मेरे प्यारे साथियों, उनके खाने में जो है, खाने में जहर का मात्रा हल्का, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, एक ऐसा मात्रा मिला दिया गया एक दिन कि आम आदमी अगर उसे खाएगा ना तो मर जाएगा, लेकिन लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ नहीं होगा। इसलिए विश्व पुरुष बना रहे थे, क्योंकि उनको डर था चाणक्य को कि कहीं ना कहीं अगर हम इतना इसको शक्तिशाली बनाए तो कोई जहर देकर मार देगा। इसीलिए चाणक्य जो है विश्व पुरुष बना दिए थे। उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी पत्नी हर दिन की भांति साथ में खाना खा रही थी, तो एक दिन की बात है कि उसमें भी जहर मिलाया हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये बात को चंद्रगुप्त मौर्य को भी नहीं पता था और उसकी पत्नी दुर्धरा को भी नहीं पता था, लेकिन चाणक्य जो है उसमें भी जहर मिला दिए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी पत्नी जो थी, उनकी पत्नी दुर्धरा, उनका हालत गंभीर हो गया और उनको राजवैद्य के पास ले गया, और वो उस समय गर्भवती थी। तो दुर्धरा को तो नहीं बचा पाया, लेकिन उससे एक बालक को बचाया गया। लेकिन उसका जहर का अंश जो है उस बालक में भी कुछ नाम मात्र के, बिंदु मात्र के आ गया, जिसलिए हम बिंदुसार नाम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दिया गया। अब मेरे प्यारे साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद बिंदुसार जो है वो शासक बनता है मौर्य वंश का, मगध का। और बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए हैं, तक्षशिला में। ठीक है, और दबाने के लिए वो सुसीम और अशोक को भेजा है, अपना बेटा सुसीम और अशोक को भेजा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद सीरिया के शासक जिसका नाम है एंटीओकस के राजदूत डायमेकस बिंदुसार के राज दरबार में आया है, और बिंदुसार ने उससे 3 चीज़ों की मांग किए हैं। एक आपका जो है वो मांग किए थे कि बिंदुसार जो है मीठी शराब दे दो, एंटीओकस से मांगे थे, सूखी अंजीर दे दो और दार्शनिक दे दो। तो डायमेकस ने बिंदुसार को तो मीठी शराब और सूखी अंजीर दे दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं प्रोवाइड करवा पाया। उसके बाद अशोक का शासन आता है। मेरे प्यारे साथियों, 273 ईसा पूर्व की बात है। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार भी मर जाता है। तो बिंदुसार के मरने के बाद आपको पता होगा कि अशोक मौर्य वंश का पहला राजा था जिन्होंने कला के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया है। यानी बिंदुसार के मरने के बाद अशोक आया है मगध पे मौर्य वंश में, लेकिन 4 साल बाद आया है। चूंकि 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु होती है, और उसके बीच में, उसके बाद में उत्तराधिकार का संघर्ष जारी रहता है, और 269 ईसा पूर्व में कह सकते हैं कि अशोक शासक बनता है। उसके बीच कहा जाता है कि 273 और 269 के बीच में जो भी शासन है, उसमें संघर्ष के दौरान अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार डाला था। ठीक है, और अशोक ऐसा शासक है जो कि अभिलेखों यानी कलाओं के माध्यम से अपने प्रसार किया है। उसके बाद इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा कि जब अशोक जो है मगध का यानी मौर्य वंश का शासक बना, उससे पहले वो उज्जैन का प्रांतपति हुआ करता था। जी हाँ, उज्जैन का प्रांतपति हुआ करता था। ठीक है, और शासक बनने के 8वें वर्ष, जी हाँ, शासक बनने के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर भी आक्रमण कर दिया अशोक ने, और वहाँ कलिंग में बहुत सारे निर्दोष लोग भी मारे गए। उसके बाद
अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ कि भाई निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। तो हृदय परिवर्तन के कारण युद्ध विजय नीति को अशोक ने त्याग दिया। उसके बाद कलिंग युद्ध के बाद अशोक जो है एक नए विजय नीति को घोषणा करता है, जिसको हम लोग धम्म विजय यानी बौद्ध धर्म अपना लेता है। और उसके बाद अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख के माध्यमों से अपना प्रचार प्रसार करता है। जैसे उसमें एक शिलालेख है, बड़े बड़े पत्थरों पर अपने बारे में लिखवाया। उसके बाद स्तंभ लेख आप पढ़ेंगे, यानी बड़े बड़े स्तंभ यानी पाइलिंगों पर उसने लिखवाया। उसके बाद गुफाओं में अपने बारे में लिखवाया। तो सभी जगह मेरे प्यारे साथियों जो है अशोक अपने बारे में प्रचार प्रसार कर रहा था। अब शिलालेख में दो तरह के शिलालेख आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक आपके बृहद शिलालेख देखने के लिए मिलेंगे और एक आपके लघु शिलालेख देखने के लिए मिलेंगे। भारत में अशोक जितने भी शिलालेख को बनवाया है तो भारत में ब्राह्मणी लिपि में है, ठीक है, और प्राकृत भाषा में है। तो अशोक के बृहद शिलालेख जितने हैं वो सब के सब भारत में जो मिलेंगे ना, भारत में मिलेंगे, वो सब के सब मेरे प्यारे साथियों ब्राह्मणी लिपि में होंगे, ठीक है, और प्राकृत भाषा में होंगे। लेकिन भारत से बाहर जो भी मिलेंगे वो सब के सब खरोष्टी भाषा में होंगे। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि ब्राह्मणी लिपि जो है वो भारत में मिले हुए हैं। और इसमें आपको सबसे पहला जो खोज किया था ब्राह्मणी लिपि का, उस व्यक्ति का नाम था टिफलेंथर, ठीक है। टिफलेंथर ने ब्राह्मणी लिपि को खोज किया था। और ब्राह्मणी लिपि पूछता है कि कहाँ से कहाँ, मतलब बाएं से दाएं कि दाएं से बाएं लिखा जाता है। तो ब्राह्मणी लिपि आप लोग याद रखिएगा बाएं से दाएं लिखा जाता था, ठीक है। और सबसे पहले पढ़ कौन पाया था ब्राह्मणी लिपि को, तो 1837 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स प्रिसेम। तो जेम्स प्रिसेम मेरे प्यारे साथियों पढ़ने वाला व्यक्ति था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद अशोक का एक शिलालेख आपको याद रखना है कि दो तरह के शिलालेख थे, एक बृहद शिलालेख और एक लघु शिलालेख। बृहद का मतलब बड़ा होता है और लघु का मतलब छोटा होता है। तो देखिए बृहद शिलालेख में मेरे प्यारे साथियों अशोक ने 14 बातें कही हैं, यानी बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है, तो 14 है, जो कि 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यानी अशोक ने 14 बातों को 8 स्थानों से प्राप्त किया गया है अशोक के बातों को, ठीक है। और इस बात में आपको पता होगा कि बड़े बड़े जो चट्टान होते थे उसमें अशोक ने 14 बातें लिखवाई है, जो कि 8 स्थानों से मिले हैं। तो कौन कौन, तो सबसे पहले अब हम लोग कलिंग के बारे में पढ़ते हैं। उड़ीसा में 2 स्थान से मिले हैं, धौली और जोगर। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ देख सकते हैं मैप में कि यहाँ एरार गुड्डी में मिले हैं, एरार गुड्डी जो कि आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद सोपरा महाराष्ट्र में मिले हैं, कहाँ मिले हैं, महाराष्ट्र में। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों गुजरात में गिरनार में मिले हैं। और उसके बाद आप जाइएगा उधर जाइएगा आप कालसी उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में भी मिले हैं, ठीक है। तो 6 तो भारत में मिले हैं, लेकिन 2 भारत से बाहर मिले हैं, एक शहबाजगढ़ी और एक मनसेहरा, ये सब पाकिस्तान में मिले हैं। तो 8 जगहों से स्थान से मिले हैं अशोक के 14 बात। भारत से प्राप्त बृहद शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में, ठीक है, और भारत से बाहर जो शहबाजगढ़ी और मनसेहरा है वो जो बृहद शिलालेख मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। अब बृहद जो भी बृहद शिलालेख हैं उसमें 14 का 14 नहीं पढ़ना है हम लोगों को। उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, उसमें हम लोगों को पढ़ना है केवल 5-6 ही पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों 14 शिलालेखों 14 बृहद शिलालेखों में हम लोगों को पहला में क्या बताया है कि अशोक ने बताया था कि बड़े समारोह पर रोक लगा दो, ठीक है। अशोक बोला प्रथम शिलालेख में कि रोक लगा दो, बड़े बड़े समारोह नहीं करने हैं, जितने भी लोग शामिल होंगे बुराई करेगा मेरा, तो बड़े समारोह पर रोक लगा दिया है। पहला बृहद शिलालेख में कहा गया है। शिकार पे भी रोक लगाने की बात कही है, तो बृहद शिलालेख नंबर 1 में कहा है। उसके बाद बृहद शिलालेख 2 में अशोक ने कहा है कि दक्षिण भारत का वर्णन उसमें किया है, चेर, चोल और पांड्य के बारे में, और अस्पताल की भी चर्चा उसने किया है दूसरी बृहद शिलालेख में। उसके बाद तीसरे बृहद शिलालेख में अपने अधिकारियों को बोला है कि हर एक 5 साल पे अपने क्षेत्र का दौरा करो और जनता का हालचाल पूछो, ठीक है। चौथा में मेरे प्यारे साथियों धम्म की नीति का उल्लेख किया है। और 13वां शिलालेख अब हम लोग देख लेते हैं। 13वां शिलालेख में मेरे प्यारे साथियों अशोक ने कलिंग के युद्ध का वर्णन किया है, और उस युद्ध में बताया कि हमने इस युद्ध में बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा, निर्दोष लोगों को, जिसके कारण हमने जो है युद्ध नीति को त्याग दिया है, युद्ध विजय नीति को त्याग दिया है। उसके बाद हमने धम्म नीति को अपनाया है। लेकिन उसी बात को 13वें शिलालेख में अगर उड़ीसा में लिखवाया है अशोक ने, तो वहाँ पे बोला कि जितने भी प्रजा है हमारी संतान है, ठीक है। तो इसीलिए 13वें बृहद शिलालेख को एक अतिरिक्त शिलालेख के रूप में जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, 13वें शिलालेख को अतिरिक्त शिलालेख कहा जाता है।
उसके बाद मेरे प्यारे साथियों अशोक का जो लघु शिलालेख है, तो अशोक के लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। ठीक है, अशोक के लघु शिलालेख में जो है व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है और अशोक के अभिलेखों में दो तरह का नाम मिला है। एक आपका देवा नाम प्रिय में मिला है और एक प्रियदर्शी भी कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आपको पुराणों में अशोक की बात के बारे में चर्चा करें तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों अशोक का नाम अशोक कहाँ मिला है, तो एक मॉस्की अभिलेख है कर्नाटक में और एक गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में। इन दो जगहों में यानी मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिला है, बाकी जगह उसका ओरिजिनल नाम कहीं नहीं मिला है। हाँ, अगर आप राजस्थान में भाबरू अभिलेख की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में एक भाबरू अभिलेख मिला है जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का धीराज बताया है। मैं अशोक मगध धीराज, ठीक है, मगध का साम्राज्य बताया, यानी मगधाधिराज की बात जो है भाबरू अभिलेख जो कि राजस्थान से मिले वहां बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कि अशोक जो है रुक्मनदेही अभिलेख में भी अशोक के बारे में चर्चा है। कहा जाता है कि अशोक जब शासन कर रहा था तो शासन के 20वें वर्ष जो है वो रुक्मनदेही गया है। नेपाल का एक जगह है जहाँ पे लुम्बिनी के पास पड़ता है, गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था वहां गया है अपने शासन के 20वें वर्ष। और वहां एक मेरे प्यारे साथियों धार्मिक कर लग रहे थे जिसका नाम था बलि। नाम क्या था? बलि। तो इस धार्मिक कर बलि को क्या किया है? समाप्त कर दिया है और भूमि शुल्क को भी 1/6 से 1/8 कर दिया है। तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद सम्राट अशोक के जो है रुक्मनदेही अभिलेख से उस समय के कर प्रणाली की चर्चा मिलती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सम्राट अशोक या मौर्य काल में कर प्रणाली की चर्चा किस अभिलेख में है? तो अशोक के रुक्मनदेही अभिलेख आपको याद रखना है जिसमें कर प्रणाली की चर्चा की गई है। उसके बाद आपको पता होगा गिरनार अभिलेख है, गिरनार जो भी नेपाल में है। इस अभिलेख में जानकारी मिलता है कि अशोक अपने जो शासन कर रहा था 14वें वर्ष भी गया था, निगाली सागर गया था और वहाँ कनक मुनि के स्तूप को दुगना करवाया था। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। उसके बाद स्तंभ लेखों की बात करें, हमने अभी तक बृहद शिलालेख देखे हैं। अब दूसरा में आपको स्तंभ लेख देखिए, जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ नहीं थे वहां मेरे प्यारे साथियों क्या करवाया है? स्तंभ बनवा करके अपने बारे में प्रचार प्रसार करवाया है। तो चुनार से पत्थर प्राप्त किए जाते थे उस समय और उसी पे वो बनाता था पाइलिंग और उसी पे स्तंभ लेख लिखवाता था। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी? तो 7 थी, जिसमें 6 जगहों से मिले हैं, 6 स्थानों से मिले हैं। पहला आपको याद रखना है कि टोपरा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? टोपरा। तो टोपरा हरियाणा में है। उसके बाद मेरठ से भी मिले हैं उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी प्रयागराज से, लौरिया अरेराज जो कि पूर्वी चंपारण बिहार से, रामपुरवा जो कि पश्चिमी चंपारण बिहार से, लौरिया नंदनगढ़ जो कि पश्चिमी चंपारण बिहार से। तो मेरे प्यारे साथियों बिहार से 3 जगहों से मिले हैं। ठीक है, स्तंभ लेख। पहला लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण, दूसरा रामपुरवा, तीसरा लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में है, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में है। मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कि मेरठ और टोपरा जो स्तंभ लेख है वो गिरा हुआ मिला था फिरोज शाह तुगलक को, और फिरोज शाह तुगलक जो है उसको दिल्ली उठा के अपने दरबार में ले गया था। तो मेरठ और टोपरा स्तंभ लेख को याद रखिएगा। कौशाम्बी अभिलेख में समुद्रगुप्त के जो राज कवि थे, दरबारी कवि हरिसेन, उसमें समुद्रगुप्त के विजय की चर्चा की जानकारी दी है। तो इसको भी याद रखिएगा। कौशाम्बी अभिलेख में नेपोलियन जर्मनी का था, नेपोलियन नहीं है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। अशोक ने चट्टानों को काटकर मानव आश्रय के रूप में भी यानी गुफा बनवाया था। जैसे आप देखते होंगे बिहार में एक जगह है जिला जहानाबाद। जहानाबाद के पास एक बराबर की पहाड़ी मिलेगी अभी भी, और वहां मेरे प्यारे साथियों कहा जाता है कि अशोक जो है 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। जो गुफा पूछा जाता है, एक गुफा का नाम था विश्व झोपड़ी गुफा, दूसरा का नाम सुदामा गुफा, तीसरा का नाम लोमस ऋषि गुफा, चौथा का नाम कर्ण चौपाल गुफा। तो अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर जो कि जहानाबाद जिला में है, इन 4 गुफाओं का निर्माण करवाया है। विश्व झोपड़ी गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपाल गुफा। और मेरे प्यारे साथियों इन चारों गुफाओं को बनवा करके आजीवक संप्रदाय को दान कर दिया है। किसको? आजीवक संप्रदाय को दान कर दिया है। उसके बाद अशोक देखिए क्वेश्चन पूछता है कि बताइए आजीवक संप्रदाय को और भी गुफा बना करके उसके ही खानदान के एक व्यक्ति दिए थे जो कि उसका पोता लगेगा, जिसका नाम था दशरथ। मेरे प्यारे साथियों दशरथ जो कि अशोक का पोता था, उन्हें भी अपने
दादा अशोक की तरह देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण किया है। और जिस तरह से अशोक ने गुफा बना करके आजीवक संप्रदाय को दान किया था, उसी तरह से अशोक के पोता दशरथ ने भी मेरे प्यारे साथियों गया में नागार्जुन की पहाड़ी पर गुफा बनवाया था, और वहां भी वो भी जो है आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था। उसके बाद आपको पता होगा कि बृहद्रथ जो कि मौर्य काल का अंतिम राजा था, वो बृहदत्त की हत्या हो जाती है किसके, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और मौर्य वंश के स्थान पर एक नया वंश आता है जिसको हम लोग बोलते हैं शुंग वंश। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो मेरे प्यारे साथियों बृहद्रथ ही था। बृहद्रथ किसके द्वारा मारा गया, तो पुष्यमित्र शुंग के, उसका सेनापति था, उसके द्वारा मारा गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब मौर्य वंश मौर्य कालीन, अब उसके बाद मौर्य कालीन प्रशासन के बारे में आपको समझना होगा कि आखिर मौर्य काल में किस तरह की प्रशासन व्यवस्थाएं थी, आखिर किस तरह की प्रशासन व्यवस्थाओं से मौर्य काल जो चलता था वो था। ठीक है, हालांकि हम लोग जो पुष्यमित्र शुंग जो है बृहद्रथ की हत्या किया है, उसको हम लोग मौर्य उत्तर काल में चलेंगे, क्योंकि अभी मौर्य वंश हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद का जो कालखंड होगा ना मौर्योत्तर काल का होगा, जिसमें पुष्यमित्र शुंग, मरुत्तर काल में 8 राजाओं ने शासन किया है, 8 राजा ने, 8 वंश ने मगध पे, 4 विदेशी और 4 देसी। देसी में आपको पुष्यमित्र शुंग ये सब हो गए, पुष्यमित्र शुंग हो गए, ये सब आपको सातवाहन हो गए, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, और कुषाण वगैरह हो जाएंगे तो वो सब विदेशी में आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मौर्य काल में प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए मौर्य साम्राज्य बहुत छोटा साम्राज्य नहीं था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसकी राजधानी पटलिपुत्र थी, और जिसमें जिसका क्षेत्र जो था वो आपको हिंदकुश पर्वत था, हिंदकुश पर्वत तक था, यानी बांग्लादेश उधर बोले पाकिस्तान अफगानिस्तान मिला करके सब पूरा का राजधानी पाटलिपुत्र में था। तो कोई छोटा मोटा नहीं था, और इस सब का केंद्र मेरे प्यारे साथियों एक सेंटर में हुआ था, पाटलिपुत्र था, यानी केंद्रीकृत था। मौर्य काल में प्रशासन कैसा था, तो केंद्रीकृत था। ठीक है, मौर्य काल में साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय में 4 प्रांत थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय कितने प्रांत हुआ करते थे, तो 4 प्रांत हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अशोक जब आया तो एक प्रांत और बढ़ाया, कलिंग प्रांत। तो अशोक के समय अब 5 प्रांत हो गए। सबकी राजधानी पूछते हैं, जैसे उत्तर प्रांत की राजधानी कहाँ, तो तक्षशिला है। दक्षिण प्रांत की राजधानी कहाँ, स्वर्णगिरी कर्नाटक में। पूर्वी प्रांत की राजधानी कहाँ, पाटलिपुत्र। अवंती की राजधानी कहाँ, उज्जैन। कलिंग की राजधानी तोसली। तो ये सब पूछे जाते हैं। 4-5 प्रांत हो गए थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय 4 ही प्रांत थे। अशोक ने एक नई प्रांत की स्थापना की थी, जो कि आपको पता होगा। अशोक मेरे प्यारे साथियों सभी प्रांतों का हेड कौन होता था, प्रांतपति होता था, और प्रांतपति कोई आम आदमी नहीं बनता था, बल्कि राजघरानों से ही बनते थे। और उस समय मेरे प्यारे साथियों मौर्य काल में जो मतलब अधिकारी होते थे ना, उसको तीर्थ कहा जाता था, और जो मंत्री होते थे ना उसको अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। और मौर्य काल में गुप्तचरों के समूह को गूढ़ कहा जाता था। क्या, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। सरकारी भूमि के प्रधान को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। चारागाह के प्रधान को विविधा अध्यक्ष कहा जाता था। खान के प्रधान को अकारा अध्यक्ष। ठीक है, व्यापार को पन्य अध्यक्ष। वन विभाग के कुप्या अध्यक्ष। तो इस तरह से मिलते थे। पासपोर्ट विभाग के जो प्रधान थे उसको मुद्रा अध्यक्ष। ठीक है, सड़क निर्माण के अधिकार को एग्रोनोमोई। इस तरह से राजा जो है वो तीर्थ, यानी जो भी उसके अधिकारी थे और जो भी मंत्री अध्यक्ष थे उसको नगद वेतन देने का काम करता था। और वेतन के रूप में क्या, तो मुद्रा के रूप में पन का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल, तो पन का इस्तेमाल। ठीक है, और पन किससे बने होते थे, चांदी से बने होते थे। तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखना है। पन किससे बने होते थे, चांदी से। मेगास्थनीज मेरे प्यारे साथियों, मेगास्थनीज मौर्य काल के सेना के बारे में लिखता है कि सेना इस समय 6 भागों में विभाजित था, और प्रत्येक भाग यानी समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। इस तरह से 6 सदस्यों की सेना देखरेख करने वाली थी। और सभी का सभी आप लोग को यहाँ देखिए समिति, जिसको हम लोग भाग बोलते हैं। एक पैदल सेना समिति थी, कौन थी, पैदल सेना समिति। उसके बाद अश्व सेना समिति भी थी। ठीक है, गज सेना समिति, नौसेना समिति, नौसेना समिति के बाद रथ सेना समिति थी। ठीक है, उसके बाद रसद और यातायात सेना समिति थे। तो इन सब चीजों को भी याद रखना है। मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में इन सभी समितियों की चर्चा की है। उसके बाद आपको पता होगा कि इसमें प्रमुख पुस्तकों की भी रचना आपको ध्यान में रखना होगा, इसको भी देख लीजिए। हालांकि मौर्योत्तर काल में हम सभी पुस्तकों को फिर से रिवीजन करवा देंगे। तो सबसे पहला पुस्तक देख लीजिए, अष्टधाई के लेखक कौन, तो पाणिनि। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन, तो कलहन।
ठीक है। जम्मू कश्मीर की चर्चा है इसमें। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य जो कि राजनीतिक के बारे में चर्चा है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि, ठीक है। उसके बाद मुद्रा राक्षस के लेखक आपको विशाखदत्त याद रखना है। हरचरित बाणभट्ट याद रखना है। मालविका अग्निमित्र कालिदास को याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपको जो भी आपको पुस्तक से हैं सब के सब आपको अच्छा से ध्यान में रखना है। और जितने भी अभी मगध राज्य के उत्कर्ष यानी उत्थान कैसे हुआ, इन सभी सारी चीज़ों को हमने अभी तक इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवरेज कर लिए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, पूरा का पूरा जो मगध का उत्कर्ष है वो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद का जो फेज जुड़ेगा ना, वो पुष्यमित्र शुंग वाला, जो बृहद्रथ को मार करके एक नया वंश बनाया है शुंग वंश, वो हम लोग मौर्योत्तर काल के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या बीपीएससी एईडी या तमाम 1 डेज एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसका जो पीडीएफ है हम लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं, फ्री आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।